हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है शिक्षण की प्रकृति या विशेषताओं को लेकर। और ये जो हमारी सेकंड क्लास है, इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशंस को देखा था, यानी कि शिक्षण का क्या अर्थ होता है और इसकी कुछ परिभाषाएं हमने बात की थी पिछले वीडियो में। और ये हमारा फुल कोर्स चल रहा है, ये हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका पूछा जाएगा उसकी सारी वीडियोस हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, शिक्षण की प्रकृति या विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है कि शिक्षण एक सोउद्देश्य प्रक्रिया है। अब देखिए इसे किस तरीके से समझेंगे कि ये एक सोउद्देश्य प्रक्रिया, यानी कि इसका एक उद्देश्य होता है। जैसे कि जो शिक्षण कार्य है वो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कराया जाता है, इसीलिए इसे हम एक सोउद्देश्य प्रक्रिया मानते हैं। यानी कि इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो ज़रूर होगा, कुछ लक्ष्य होंगे, यानी कि कुछ गोल्स होंगे जिनको हमें अचीव करना है अपनी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। यानी कि सबसे पहले क्या है, शिक्षण कार्य कराने से पहले हम कुछ गोल्स निर्धारित करते हैं और उन्हें हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और अगर वो उद्देश्य या लक्ष्य हमें प्राप्त न हो तो हमारा जो शिक्षण कार्य है वो व्यर्थ माना जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो एक सोउद्देश्य प्रक्रिया है, यानी किसी न किसी उद्देश्य के लिए की जाती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो ये मानती है कि जो शिक्षण है वो एक अंतः प्रक्रिया है। अब देखिए, अंतः प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो शिक्षण का कार्य है वो शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के साथ होता है, यानी कि दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। अगर दोनों में से कोई एक ना हो, यानी कि किसी एक की भी अनुपस्थिति इस अंतः प्रक्रिया को ख़त्म कर सकती है। यानी कि जब दो लोग में से अगर एक नहीं होगा तो उनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इसलिए ये जो क्रिया है ये किसी विशेष कार्य के लिए संचालित की जाती है, यानी कि इसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। अब चलिए अगली विशेषता की बात करते हैं। तो अगली विशेषता है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, कला और विज्ञान दोनों इस तरीके से हैं कि हम कला इसलिए कहते हैं कि जो कला है वो समय के साथ बदलती रहती है। तो इसी प्रकार जो शिक्षण है वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार इसमें जो परिवर्तन है वो होता रहेगा। और इसके जो उद्देश्य हैं, यानी कि शिक्षण के जो उद्देश्य होंगे वो भी समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इस मत का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इसके जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो शाश्वत हैं, यानी कि वो कभी भी बदलते नहीं हैं। और कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जो सभी देश काल परिस्थिति में एक समान रूप से रहते हैं, इसलिए इसे विज्ञान माना जाता है। यानी कि जो बदल जाए समय के साथ वो कला, और जो जिस पर समय परिस्थितियों का कोई प्रभाव ना पड़े वो विज्ञान। तो इस तरीके से जो शिक्षण कार्य है वो कला भी है और विज्ञान भी है। तो एक इसकी विशेषता ये हो गई। आगे बढ़ते हैं चौथी विशेषता की तरफ। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो शिक्षण है वो एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अब देखिए इसे समझते हैं कैसे। तो देखिए, हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित यानी कि इसके जो केंद्र है वो बच्चे को समझा जाता है, उसी के सारे इर्द गिर्द सारी प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं, यानी कि बच्चे के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। तो जो बाल केंद्रित होने के कारण इसमें क्या है, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। सर्वांगीण विकास से मतलब है यहाँ पर कि बच्चे के सभी पक्षों का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, सभी पक्षों का यहाँ पर विकास करवाया जाता है। और इस विकास के फलस्वरूप जो बालक का व्यवहार होगा उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। और एक शिक्षण कार्य को तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक छात्र के तीन पक्ष कौन से, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष जो कि जुड़ा होगा ज्ञान से, दूसरा है हमारा भावात्मक पक्ष यानी कि उसके संवेगों का विकास, और तीसरा हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्रियात्मक पक्ष, यानी कि मोटर से जो आप उसके बच्चे क्रियाकलाप करेंगे, मोटर डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों पक्षों का यहाँ पर विकास होना आवश्यक है। ठीक है, तो
एक सफल शिक्षण में क्या होगा, इन तीनों पक्षों का विकास होगा, और जब इन तीनों पक्षों का अच्छी तरीके से विकास हो जाएगा तभी हम उसे सही शिक्षण कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो एक विकासात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। अगला है कि शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। अब देखिए सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया किस तरीके से है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका जो संचालन है वो शिक्षक और छात्र, यानी कि एक तरफ आपके टीचर होगा और दूसरी तरफ आपके स्टूडेंट होगा। तो शिक्षक और छात्र दोनों के संयुक्त समूह में ही संभव हो सकती है, यानी कि दोनों का होना आवश्यक है, एक की भी अनुपस्थिति नहीं चलेगी। इसलिए शिक्षक व छात्र की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1:1 में, यानी कि कम से कम एक शिक्षक और एक छात्र का होना तो अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए जो शिक्षण प्रक्रिया है इसके संचालन हेतु हमें सामाजिक वातावरण की आवश्यकता है, यानी कि अगर 2 लोग मिल गए तो समाज हो गया, वहाँ पर एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाएगी। और शिक्षण की प्रक्रिया से जीविकोपार्जन भी होता है, यानी कि लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं। अगर आप भी जैसे अभी आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, वहाँ से आपको सैलरी मिलेगी, तो इससे क्या होगा, आपकी जीविकापार्जन होगी। तो इसलिए इसे एक व्यावसायिक क्रिया भी माना जाता है। तो शिक्षण जो हो गया वो व्यावसायिक भी हो गया और सामाजिक भी हो गया। सामाजिक क्योंकि कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है, एक शिक्षक और एक छात्र। व्यावसायिक इसलिए क्योंकि ये जीविकापार्जन का भी एक साधन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विशेषता है कि जो शिक्षण है वो निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। अब देखिए निदानात्मक और उपचारात्मक कैसे होता है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर हम विद्यार्थी की बुद्धि, उसके दृष्टिकोण और कमज़ोरियों का पता आसानी से लगा लेते हैं। ठीक है। अब कुछ वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं जिसके द्वारा हम छात्र की योग्यताओं, क्षमताओं और संवेगों का पता लगाते हैं। जैसे कि कुछ बुद्धि परीक्षण हो गए, उनसे बुद्धि का पता लगता है। व्यक्तित्व के कुछ परीक्षण होते हैं, आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा बीएड के समय, तो आपको पता होगा कि अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं जिनसे हम बच्चों के बारे में, उनकी व्यक्तित्व के बारे में, बुद्धि के बारे में, संवेगों के बारे में, किस तरीके का बालक है, ये सारी चीज़ें पता लगाते हैं। इसके साथ ही देखिए जब हमें उसके बारे में पता लगाते हैं तो ये क्या हो गया, निदानात्मक, यानी कि बच्चे की कमज़ोरियों का, उसके अंदर जो कमियां हैं, उसे कोई समस्या है, उनका पता लगाना ही क्या होता है, निदान करना। तो ये तो हो गया निदानात्मक। अब जब हमें पता लग गया है कि बच्चे को क्या परेशानी है तो हम उसका उपचार भी तो करेंगे। तो हम शिक्षण के माध्यम से ही उस चीज़ का उपचार करते हैं। तो इसके लिए जैसे अगर कोई बच्चा है आपकी क्लास में, वो सीख नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि बच्चे को आखिर क्या परेशानी है इसलिए वो सीख नहीं पा रहा है। तो ये हो गया आपका निदानात्मक शिक्षण कि आपने पता लगाया। फिर उसके बाद आप उसका उपचार करेंगे। तो हो सकता है कि आप अपनी टीचिंग मेथड्स को बदलें, कुछ एड्स उसमें ऐड करें, नई नई चीज़ों से बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपने उसका उपचार किया। क्योंकि बच्चे देखिए अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि कोई एक बच्चा है, जैसे पूरी क्लास जिस तरीके से पढ़ रही है उस तरीके से उसे समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उसके लिए कुछ अलग मेथड यूज़ करेंगे। तो ये आप उपचार कर रहे हैं। और उसके पिछड़ेपन का क्या कारण हो सकता है, उसकी कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी हों, उसके घर की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों जिस वजह से वो अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा हो। तो हम ये सारी चीज़ें जानने के बाद उपचार करने का उसका प्रयास करते हैं। इसलिए जो शिक्षण है वो निदानात्मक भी होता है और उपचारात्मक भी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शिक्षण है वो एक निर्देशन की प्रक्रिया है। अब निर्देशन की प्रक्रिया किस तरीके से है कि आजकल क्या है, जो शिक्षण है यानी कि जो टीचिंग है उसे एक गाइडेंस के रूप में लिया जाता है। शिक्षक को एक गाइड के तौर पर माना जाता है और शिक्षण कार्य को मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है। और जो शिक्षक होता है वो छात्र की रुचियों, क्षमताओं, उसकी अभिवृत्ति, उसकी आवश्यकता, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उसे गाइड करता है, उसे सही दिशा निर्देश देता है, जिससे क्या होता है, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो चीज़ों को सीखता है। तो शिक्षण इस तरीके से एक निर्देशन की प्रक्रिया भी बन जाती है। अगला है कि जो शिक्षण है वो मनुष्य को समायोजन योग्य बनाता है। अब देखिए समायोजन कैसे करेगा और कहाँ करेगा, देखिए समायोजन करेगा वो समाज में।
ठीक है। तो जो शिक्षक है वो बच्चे को अपने समाज में समायोजन के लिए तैयार करता है, एडजस्ट करने के लिए, यानी कि किस तरीके से एडजस्ट करे वो अपनी सोसाइटी में। और ये जो काम है वो शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग के द्वारा ही संभव हो सकता है। अब देखिए क्या करता है शिक्षण कार्य में, क्या है कि बच्चा है अभी घर में अकेला रह रहा है, किसी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, एक ही अकेला बच्चा है, उसके माँ बाप हैं घर में। जब वो स्कूल में जाएगा तो वहाँ पर स्कूल में अलग अलग धर्म के, अलग अलग कह सकते हैं पर उनके जो बैकग्राउंड है वहाँ से बच्चे आते हैं। तो वो सबके साथ धर्मों के हो सकते हैं, कोई किसी स्टेट का हो सकता है, किसी दूसरे चीज़ों को मानने वाले हो सकता है एक राज्य में दूसरी तरह की चीज़ें मानी जाती हैं, दूसरे राज्य में दूसरे तरीके की। तो वो उन चीज़ों को सीखता है और उनके साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, बच्चों के साथ खेलता है, बैठता है, पढ़ना सीखता है। ये सारी चीज़ें क्या करता है, इनसे वो सामाजिक बनता है और खुद को उस माहौल में एडजस्ट करता है। और ये सारा काम कौन करवाता है, एक शिक्षक ही करवाता है। जैसे कि अगर बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो शिक्षक उन्हें समझाता है कि इस तरीके से लड़ाई नहीं करनी है, आपको मिलजुल कर रहना है। ये सारी चीज़ें एक शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो सकती हैं। अगला है कि शिक्षण एक सहसंबंध है। तो सहसंबंध किस तरीके से है कि जो शिक्षण है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक कोने पर शिक्षक होता है, दूसरे पर छात्र और तीसरे पर पाठ्यवस्तु यानी कि कंटेंट जो पढ़ाना होता है। इन तीनों में आपस में आदान प्रदान होता है और इन तीनों को सहसंबंधित करने का कार्य शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो है वो क्रिया है जो किस में सहसंबंध स्थापित करेगी, शिक्षार्थी में यानी कि स्टूडेंट में, इसके अलावा टीचर में, और तीसरा आपका पाठ्यवस्तु या करिकुलम जैसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए त्रिध्रुवी प्रक्रिया या त्रिआयामी प्रक्रिया होती है, जिसके एक कोने पर टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया और आपका कंटेंट हो गया या पाठ्यवस्तु जिसे हम कहते हैं। इसमें भी देखिए जो विषय वस्तु है वो निर्जीव है और शिक्षक और शिक्षार्थी या स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं वो सजीव है। तो आपको समझ में आ गया कि एक सहसंबंधित प्रक्रिया है। अगला है कि शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया भी है और एक अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। तो देखिए दोनों कैसे है, देखिए इसे दोनों प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि स्कूल में होती है तो स्कूल में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया, एक औपचारिक रूप से संपन्न की जाती है, क्लासरूम होता है, वहाँ बच्चे बैठते हैं, शिक्षक आता है, पढ़ाता है, एक निश्चित समय पर छुट्टी होगी, फिर बच्चे अपने घर जाएंगे, मतलब एक तरीके से एक पूरा सिस्टम चलता है। तो इस तरीके से ये औपचारिक प्रक्रिया हो गई। और देखिए विद्यालय के बाहर भी बच्चा कुछ सीखता है, तो इस तरीके से वहाँ भी बच्चे ने सीखा, तो वहाँ वो अनौपचारिक रूप से सीख रहा है। कभी खेल में कुछ सीखता है, कभी घर में कुछ सीखता है, कभी कहीं गया घूमने वहाँ कुछ सीख लिया, यानी कि बाहर का जो संसार है उसका वहाँ वो चीज़ें सीखेगा, वो अनौपचारिक शिक्षण हो गया। और जो क्लासरूम में चीज़ें सीखी जाती हैं वो औपचारिक शिक्षण हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो शिक्षण है वो एक तार्किक क्रिया है। अब देखिए तार्किक किस तरीके से है कि जो शिक्षण है, तो जब हम शिक्षण की योजना बनाते हैं उस समय हम एक शिक्षक के तौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो। बच्चे किसी चीज़ को सीधे ही नाप ना ले, वो सोचें कि ये किस तरीके से हुआ है, क्यों हुआ है, तर्क करें और जो भी उसे पढ़ाया जा रहा है उसका विश्लेषण करें, संश्लेषण करें। और ये सारी जो क्रिया है वो तर्क के द्वारा ही संभव हो सकती है। इसलिए जो शिक्षण है वो एक तार्किक क्रिया मानी जाती है। ये थी शिक्षण की विशेषताएं। अब एक बार हम इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए शिक्षण एक सोउद्देश्य प्रक्रिया यानी कि कोई ना कोई शिक्षण का उद्देश्य होता है जिसके लिए वो की जाती है। दूसरा अंतः प्रक्रिया है यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में होगी। कला भी है, विज्ञान भी है, यानी कि समय के साथ बदलता भी है और लेकिन उसके जो नियम हैं वो शाश्वत रहते हैं, वो समय काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते हैं, इसलिए कला भी है और विज्ञान भी है। फिर है विकासात्मक प्रक्रिया यानी कि बच्चों का एक तरीके से कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, तीनों पक्षों का विकास किया जाता है इसमें। अगला है सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक और छात्र के मध्य हो रही है तो एक सामाजिक समूह बन गया। व्यवसायिक है क्योंकि टीचर पढ़ा के जो पैसे कमाएंगे उनसे
व्यवसाय कह सकते हैं उसको, कि उनका जीविकोपार्जन का उनको साधन मिल रहा है। नेक्स्ट है निदानात्मक और उपचारात्मक होती है, यानी कि बच्चों की कमियों को ढूंढा जाता है, उसके बाद उनका उपचार किया जाता है शिक्षण के माध्यम से। निर्देशन की प्रक्रिया है, यानी कि बच्चों को उचित निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरीके से उनकी रुचियों और क्षमताओं को हम बाहर निकाल कर उनका विकास कर सकते हैं। मनुष्य को समायोजन योग्य बनाता है, यानी कि सोसाइटी में उसको एडजस्ट करने के लिए तैयार करता है शिक्षण। इसके बाद सहसंबंध होता है, किसमें, छात्र, शिक्षक और पाठ्य वस्तु के बीच में शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा सहसंबंध स्थापित किया जाता है। औपचारिक भी है, विद्यालय में होती है। अनौपचारिक है, घर के बाहर भी विद्यालय के बाहर भी बच्चा सीखता है। तार्किक क्रिया है, क्योंकि तर्क शक्ति का विकास बच्चे में शिक्षण क्रिया के द्वारा ही किया जाता है। तो ये थी शिक्षण की विशेषताएं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। और देखिए, अभी से तैयारी करना आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, लेकिन होगा जल्दी ही, इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी को धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि एकदम से जब एग्ज़ाम आता है उस टाइम हमें कुछ समझ में नहीं आता है और कुछ ना कुछ तो हमेशा छूट ही जाता है। अपने सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए, साथ ही जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको भी आपको धीरे धीरे साथ में पढ़ते रहना है, जैसे कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गई, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।